मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम जो है आप लोगों का बिल्कुल सर पर है और मैंने जो है आप लोगों के लिए 6 मार्च का बिल्कुल ही यहाँ पे प्रश्न पत्र ला दिया है और जो भी मेरे दोस्त जो है यहाँ पे जा रहे हैं 6 जो है मार्च को जो है पेपर देने, तो बिल्कुल ही इस क्लास को जो है मिस मत करना, क्योंकि इस क्लास में जो है अगर आप पूरे के पूरे जितने भी प्रश्न हैं अगर आप कर लेते हो तो 100% है कि जब आप 6 मार्च को जाओगे तो आप जो है टेक्नीशियन के एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर लोगे, क्योंकि जो-जो प्रश्न आप लोग के इस समय रेलवे का ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो भी आपके एग्ज़ाम में चले हैं अभी एएलपी का, हाल ही फिलहाल में जेईई का, उसके बाद से ग्रुप डी का, उसको मैंने जो है बेहतर तरीके से देखा हुआ है, ठीक है? और वहाँ पे जो है मैंने क्लास कराई हुई थी जहाँ पे जो है हर एक दिन जो है हमारे क्लास से प्रश्न आए हुए थे। तो आप लोग जो है यहाँ पे देखो कि जैसे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, बिल्कुल रेलवे का वही पैटर्न रहेगा, बिल्कुल 100% प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ से। तो जो भी मेरे दोस्त 6 मार्च को जो है एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है बिल्कुल आपको 100% जो है प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है? तो चलिएगा फटाफट से यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? जो भी मेरे दोस्त 6 मार्च को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है? उनके लिए ये बिल्कुल रामबाण प्रश्न होगा, ठीक है? 100% प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और आपको हर एक प्रश्न कराऊँगा, ऑल सब्जेक्ट, आपको ऑल सब्जेक्ट के प्रश्न कराऊँगा, ठीक है? तो बिल्कुल ही आप लोग इस क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दो, क्योंकि हर एक प्रश्न आपको इसी क्लास में मिल जाएगा। देखिए पहला प्रश्न है कि जो है आप लोगों का साइंस से रिलेटेड प्रश्न है। साइंस के पहले प्रश्न को करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके एग्ज़ाम में साइंस ही है। ये एग्ज़ाम आपके साइंस बेस्ड चलेगा और मैथ, रीजनिंग, ये 3 विषय अगर आपका कंप्लीट है तो आप इसको आसानी से क्रैक करोगे। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? क्वेश्चन आपके सामने पहला है और पहले नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मालूम है तो आप कोशिश करना कि जो है कमेंट बॉक्स में हर एक प्रश्न का उत्तर देते चलो, ठीक है? हर एक प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि किसी वस्तु का जो है वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि देखिए गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। तो जब भी दुगुना करोगे तो भी स्क्वायर हो रहा है, क्या होता है 1/2, और mv² होता है ना फॉर्मूला, तो ये भी है, वेग, वेग को दुगुना करना है। जब इसको भी को 2 गुना करोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा कि जो है विद्युत से रिलेटेड प्रश्न आप लोग के चैप्टर की ओम के नियम में जो है किन भौतिक परिवर्तनों में जो है मान्य होता है? ओम के नियम किन जो है भौतिक परिस्थितियों में मान्य होता है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, यहाँ पे फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है कि जब तापमान स्थिर रहे तो परिवर्तनों में जो है मान्य जो है रहता है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, तीसरा नंबर प्रश्न की जो है दाढ़ी बनाने वाले जो है दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग जो है किया जाता है ताकि चेहरे का जो है बड़ा प्रतिबिंब दिखे? आपसे पूछ रहा है प्रश्न अगला, जो दाढ़ी बनाते हैं उसमें जो हम लोग किस जो है दर्पण का उपयोग करते हैं ताकि जो है चेहरे का जो है साइज क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, प्रतिबिंब क्या होता है उसमें बड़ा दिखाई देता है। आपने बेहतर तरीके से पढ़ा है कि इसके लिए हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। ये जो भी प्रश्न आप कर रहे हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है? मैं फिर से कह रहा हूँ कि क्लास को अंत तक देख लेना। अगर एक सीट पक्का करना है तो क्लास को पूरा अंत तक देखना। मैथ, रीजनिंग और साइंस, जीके, आपको चारों सब्जेक्ट के प्रश्न कराएंगे, थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखो, ठीक है?
कह रहा है अम्ल, क्षारक और जो है लवण जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताना है आप लोगों को कि अम्ल, क्षारक, लवण, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों को एंटासिड के रूप में। एंटासिड के रूप में ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि धातु और अधातु से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि कमरे के ताप पर वह कौन सी एक मात्र अधातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। ये हर बार प्रश्न पूछता है, इस बार भी पूछेगा, आप लोग ध्यान रखना 100% पूछेगा किसी ना किसी शिफ्ट में। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अधातु पूछेगा तो आपको ब्रोमीन लगाना है, धातु पूछेगा तो कमरे के ताप पे पारा। आपको क्लियर रहना है, क्लियर, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न आपके सामने है आवर्त सारणी से रिलेटेड कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है। आवर्त सारणी जो है उसमें क्षैतिज पंक्तियों को जो है क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर छठे का जो है राइट उत्तर बताओगे सभी लोग कि जो है क्या होने वाला है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आवर्त कहा जाता है, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आवर्त। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि कोशिका के किस अंगक को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका के किस अंगक को प्रोटीन का जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है 7। सातवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है राइबोसोम। राइबोसोम जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव शरीर मनुष्य के रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 8। आठवें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8। मनुष्य के रक्त का पीएच मान आपको याद रखना है 7.4 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने बताया है तो बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है रोग और उपचार। कह रहा है कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है। मलेरिया रोग किसके कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 9। नौवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9। नौवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे प्रोटोजोआ, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक माइक्रोमीटर का जो है अल्पतक मान अल्पतमांक जो है कितना होता है। एक माइक्रोमीटर का जो है अल्पतमांक कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 0.01 mm, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर जो है उसका भार कितना होगा। जो आप लोगों को मैं करा रहा हूँ, देखिए आप लोग जब 6 मार्च को जाओगे तो इस क्लास का महत्व आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आप प्रश्न कर रहे हो, ये ध्यान में रखो। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर कि जो है 10 न्यूटन, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। आपको मालूम है कि चंद्रमा पर जो है पृथ्वी का 1/6 हिस्सा जो है भार रह जाता है। ठीक है, ध्वनि की पिच मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है। ध्वनि की चीप मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर आप लोग बताओगे। क्वेश्चन नंबर 12। ध्वनि की चीप मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है, फटाफट से आपको बताना है।
तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आवृत्ति, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी सी को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ जो है चुंबक हमेशा किस जो है दिशा में ठहरता है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में ठहरता है। क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की तरफ। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, उत्तर से दक्षिण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में कौन सा जो है कण मौजूद होता है। बताइएगा कि जो है परमाणु के नाभिक में कौन सा कण मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्टेनलेस स्टील बनने के लिए लोहे के साथ किन धातुओं को मिलाया जाता है। देखिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास 2 से 3 दिनों का ही समय बचा हुआ है, ठीक है। तो आपके लिए मैं रामबाण प्रश्न लाऊंगा 5 तारीख को शाम में, ठीक है। उसको करके ही जाना, शाम के 7 PM पे वो क्लास आएगा। अभी तो होली है तो इसमें हम लोग बिजी हैं, आप भी बिजी हो, तो बिल्कुल ही आप उस क्लास को कर लेना। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त 6 तारीख को एग्जाम देने जाएंगे तो शाम को 5 तारीख को ही यहाँ पे हम रामबाण प्रश्न कराएंगे और उसको करके जाओगे 100% आप जो है सिलेक्शन पाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो उस क्लास का नोटिफिकेशन चला जाएगा 7 बजे, ठीक है। तो क्रोमियम और निकेल जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक स्वच्छ जो है मनुष्य के शरीर का जो है सामान्य तापमान कितना होता है। एक स्वच्छ मनुष्य के जो है शरीर का तापमान कितना होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16। 16वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है कि एक स्वच्छ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आप फ़ारेनहाइट में पूछोगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों ही आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। शुद्ध जल का पीएच मान बहुत बार पूछा गया प्रश्न ये आपके एग्जाम हॉल के लिए, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे 7, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि हाइड्रो हाइड्रोक्लिक ब्रेक किस सिद्धांत पर जो है कार्य करते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक किस जो है सिद्धांत पे कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 18। जिन्होंने बताया है कि हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, तो आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा पास्कल के नियम पर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एलपीजी का मुख्य जो है घटक क्या है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 19। 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताओगे सभी लोग। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर ब्यूटेन और प्रोपेन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का जो है उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताओगे। क्वेश्चन नंबर 20 और 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए गणित का प्रश्न, टाइम एंड वर्क चैप्टर से पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। कह रहा है यहाँ पे देखिएगा कि जो है एक जो है
काम को 15 दिनों में, ए जो है किसी काम को 15 दिनों में कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बी जो है उसी काम को जो है 20 दिनों में कर रहा है। यदि वे 4 दिन एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा शेष बचेगा? भाई साहब, प्रश्न में जो कहा है उसको बेहतर तरीके से नहीं समझोगे तो बिल्कुल गलत करके ही आओगे, ये गारंटी है, ठीक है। बात जितना कहा है उतना समझोगे, बिल्कुल कभी भी गलत नहीं करोगे मैथ के प्रश्न में। तो देखिए यहाँ पे जो बोला है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। भाई साहब पहले पता करेंगे कि ये टोटल काम है कितना। ए जो है 15 दिनों में करता है और बी जो है उसी काम को 20 दिनों में करता है। इन दोनों का एलसीएम ले लो। 20 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। यहाँ पे 15 के पहाड़े में 30 दो मर्त में, और यहाँ सॉरी 15 और 20 के एलसीएम कितना होता है भाई साहब? 60 होता है ना, 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है इसने क्या कहा है, इसको थोड़ा सा समझिए। 15 के पहाड़े में 15 चौका 60 हो जाएगा, 4 मर्त में आ जाएगा। यहाँ पे भी गलती हो गई यार, 15 चौका 60 और 20 तिया 60, यानी कि एक दिन में ए जो है 4 काम करता है और बी जो है 3 काम करता है, तो दोनों मिला के कितने काम करेंगे? ए और बी मिलके एक दिनों में 7 काम करेंगे। एक दिनों में 7 काम करेंगे। इसने भाई साहब कहा कि 4 दिन काम करते हैं। देखिए ए और बी मिलके 4 दिन काम कर रहे हैं, तो एक दिन में तो 7 काम कर रहे हैं, तो 4 सत्ते 28 काम टोटल कर देंगे। हमसे पूछा गया है कि कितने काम जो है शेष बचेगा, शेष हिस्सा बचेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो टोटल काम कितना है, कितना है? 60। तो 60 में से 28 हमें माइनस करना पड़ेगा, हो जाएगा 32। ये हिस्सा पूछा है, शेष हिस्सा। तो आप क्या करोगे, 32 और बट्टे में कर दोगे यहाँ पे कितना? 60। किसके पहाड़े में कटेगा? 4 के पहाड़े में। 15 चौका 60 और 4 आठे 32, 8/15 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। समझ में आ गया होगा। हिस्सा में जब भी पूछे तो उसको जो है आप टोटल वर्क के बट्टे में कर लो, बिल्कुल आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से प्रश्न है कि एक वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 10% जो है लाभ कमाने के लिए उससे जो है किस मूल्य पर बेचना चाहिए? देख रहे हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और गणित के प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। अगर आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है तो प्लीज कह रहे हैं कि एक बार क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपका जिनका भी पेपर 6 तारीख को है, 5 तारीख को ही आपको जो है शाम में एक ऐसा क्लास मिलेगा जहां से 100% प्रश्न लड़ेंगे, तो वो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसने कहा है कि भाई साहब 20% का लाभ होता है, मतलब अगर सामान 100 रुपये का होता तो आप बेच रहे होंगे 120 में। अगर 100 रुपये का आपका सामान है तो 120 में बेच रहे होंगे, यानी कि आपको यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे समझिएगा, इसने जो है कहा है कि भाई साहब हम तो बेच रहे हैं 720 रुपये में और हमें जो है लाभ हो रहा है 20% का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कीने कितना में है उसको निकालेंगे, यानी 100 रुपये में कीने होंगे और 120 रुपये में बेचे होंगे, यही हुआ होगा। फिर कह रहे 10% का ही लाभ कमाना है, यानी कि जो है अगर हमारा सामान 100 रुपये का था तो वो जो है 110 रुपये में हमें बेचेंगे तो हमें कितना फायदा होगा, ये पूछा गया है। तो ये देखो, ये जो है 100 से 100 कट जाएगा, ये 12 के पहाड़े में 12 छक्के 72, 6 से यहाँ से गुणा कर दो, 11 6 66, एक जीरो लगा दो, यानी कि 660 रुपये में अगर हम बेचते हैं तो हमें जो प्रॉफिट होगा वो 10% का होगा। हमें जो यहाँ पे प्रॉफिट होगा वो 10% का ही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है क्षेत्रमिति से रिलेटेड प्रश्न है कि एक गोले की त्रिज्या को दुगुनी कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? क्वेश्चन नंबर 23, 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं फटाफट से आप लोग बताओगे। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ चुके हैं और 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? देखिए सबसे पहले इसने बोला क्या है कि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, मतलब गोले की त्रिज्या आर होगा तो इसको 2 गुना करेंगे यानी कि 2r हो जाएगा। तो इसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए गोले के आयतन क्या होता है, गोले के आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। यानी कि देखो यहाँ पे इधर करोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, यानी इसका क्यूब करोगे, आर हमारे पास इस बार कितना है, 2r है, तो इसको 2 का क्यूब करोगे तो 2 का होता है 8, आर के पावर 3। देखो यहाँ पे 4/3 पाई से पाई कट गया, यानी अब जो है हमारे पास क्या है, आर, आर है और यहाँ पे है आर, 8r। तो एक से यहाँ पे एक से जो है कितना गुना हो रहा है, 8 गुना,
अगर 1 है तो 8 गुना हो रहा है, तो कितना का बढ़ोतरी हो रहा है यहाँ पे, यही आप लोगों से पूछ रहा है। अगर 1 का समान है और ये 8 हो जाता है तो कितना का लाभ होता है, यहाँ से आप कहोगे 7 का। कितना का हो रहा है, अगर 1 का समान है तो 1 पे 7 का लाभ हो रहा है, कितने गुणे कर दो 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 700% का हो जाएगा लाभ। 1 रुपया था और वो 7 रुपये हो जाएगा, यानी 700% का जो है प्रॉफिट हो रहा है आप लोगों का, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 5 क्रमगत विषम संख्याओं का औसत जो है 33 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आपको कलम उठाने की भी आवश्यकता नहीं है, बहुत इजी तरीके से आपको यहाँ पे इस प्रश्न को सोल्व करने वाला हूँ मैं। बेहतर तरीके से आप समझने की कोशिश करना, केवल और केवल आप बेहतर तरीके से समझोगे तो ये प्रश्न आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो इसने कहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्या, तो देखिए ये जो है 5 है, तो सबसे पहले संख्या कितना हमारे पास है, 33। 33 के बाद से आप सबसे पहले देखोगे इसके पहले कौन सा विषम संख्या होता है, 31। इसके बाद में कौन सा संख्या होता है, 35। उसके बाद से कह रहा है कितनी संख्या है, 5, तो यानी कि अभी 3 ठो हुआ है, इसके बाद एक ठो हो जाएगा 37, और इसके पहले आ जाएगा एक ठो 29। अब देखो 5 संख्याएं हमने लिख दिया है, 5 संख्याएं हमने लिख दिया, जो यहाँ पे जिसका औसत निकालोगे 33 ही होगा। औसत हमेशा मिड वाला होता है। इसने कहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इधर लिखा हुआ है 37, आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। बहुत इजी प्रश्न था, आशा करता हूँ कि आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे यहाँ पे कि जो है अनुपात से रिलेटेड प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया गया है 3:4। यदि इनका HCF 4 हो तो इनका LCM क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25, 25वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आपको बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ चुके हैं, और बात किया जाए 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर का, तो यहाँ पे क्या होने वाला है आप लोग बताओगे, सभी लोग बताओगे कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखोगे दो संख्या है, इसका जो है अनुपात यहाँ पे दिया गया है, इनका HCF, तो कभी भी HCF जो है आप देखो ये दो संख्याएं हैं, तो मान लेते हैं अगर 3 और एक को मान लेते हो आप 4x, इन दोनों का HCF निकालोगे तो केवल और केवल इनमें x ही मिल रहा है, यानी x का वैल्यू हमें दिया गया है 4। तो हमें यहाँ से संख्या निकालेंगे तो 3 गुणे 4 करेंगे, 3 चौका 12, और यहाँ से संख्या निकालेंगे तो 4 चौका 16। इनका LCM पूछ रहा है, हमें संख्या पता चल गया 12 16, तो 12 16 का एलसीएम निकाल दो। 12 और 16 का एलसीएम कितना होता है, 12 और 16, 12 चौका 48, बिल्कुल 12 चौका 48, 16 तिया 48, आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26, 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं, फटाफट से आपके क्या होने वाला है। प्रश्न में जितना बोला है उतना ही करो। पहले एक तो है आपके पास ए, एक तो कौन है ए, और एक कौन है भाई साहब बी। इसने कहा ए जो है ना वो बी से, तो बी का वैल्यू हमें मालूम नहीं, इसको मान लेते हैं 100। बी से जो है 25% अधिक है, यानी कि ये हो जाएगा 125। क्लियर समझिएगा, कह रहा है बी का आय ए से कितना प्रतिशत कम है, बी का आय ए के आय से कितना परसेंट कम है। यहाँ से जो है ये कितना कम हो रहा है, आप कहोगे भाई साहब 25 से ही तो कम हो रहा है, किससे, तो ए से, और गुणा कर लो 100। यहाँ से इसके पहाड़े में 5 मत में, इसके पहाड़े में 100, 20 बचे 100, आपको 20% कम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर आपने बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है सरलीकरण से रिलेटेड प्रश्न, इसका और इसका जो है वैल्यू क्या होने वाला है। तो देखो सिंपल तरीका है यहाँ से आपको वैल्यू निकालने का। यहाँ पे अंडर रूट है तो 4 संख्या है, यानी कि यहाँ पे 0 दशमलव जो है यहाँ पे 0 और 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका जो है वैल्यू आ रहा है कितना, 0.03, और इसका रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप लोग इसको देखोगे तो गुणा करोगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 0.003, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक और 1 अंक, 3 अंक हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है साधारण ब्याज से रिलेटेड प्रश्न कि कितने समय में
5,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 7,000 हो जाएगा। कितने समय में 5,000 की राशि 10% में 7,000 हो जाएगा। देखो 5,000 से 7,000 होगा, आपके पास ब्याज कितना रुपया मिल रहा है? 2,000। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। समय कितना है नहीं पता है, बट्टा 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। ये 2 जीरो ऊपर है तो 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा। 4 के पहाड़े में 4, 5 के पहाड़े में 4 पचे 20, यानी कि टी का वैल्यू 4 जो है वर्ष बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है पाइप और टंकी से रिलेटेड। किसका? पाइप और टंकी। इसने कहा है कि नल ए टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और बी जो है 15 घंटे में भर सकता है। दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे, ये हमें बताने की कोशिश करोगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 29। अब देखोगे यहाँ पे ए जो है ए ये आपको 10 घंटे में और बी जो है आपको 15 घंटे में। आप क्या करो यहाँ से, और ये 10 और 15 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 30। यहाँ से 10 के पहाड़े में 10 तिया 30, 15 के पहाड़े में 15, 15 दूना 30, यानी कि एक दिन में 2 और 3 5, 5 घंटे 5 यूनिट भरेंगे ए और बी मिलके। टोटल हमें कितना भरना है? 30। तो 5 छक्का 30, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि त्रिकोणमिति का प्रश्न है कि यदि tan थीटा बराबर इतना तो sin थीटा का वैल्यू। देखो tan थीटा बराबर दिया है यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है 3/4, यानी कि p बटा ये होता है आपका b, यानी कि आपको p का वैल्यू दिया गया है, b का वैल्यू, तो यहाँ से h का वैल्यू निकालोगे तो ये होता है √p², यानी 4 के स्क्वायर कर लो, फिर 3 का स्क्वायर कर लो, 4 और 3 जो है जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5। ये कर्ण पाइथागोरस का प्रमेय था। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या कहता है? साइन थीटा बराबर होता है p/h। p का वैल्यू ऊपर दिया गया है 3 और h का वैल्यू हमने निकाल लिया है 5। 3/5 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है तर्क शक्ति से रिलेटेड रीजनिंग का प्रश्न है। श्रृंखला को जो है पूरा करना है। ये जो श्रृंखला दिया गया है इसमें जो है हम लोगों को अगला पद जो है बताना है, ठीक है। फिर कह रहा हूँ जो भी मेरे दोस्त इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, रेलवे टेक्नीशियन का, तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है, बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। 7 से हो गया 10, 10 से हो गया 14, 14 से 19, 19 से 25, तो 25 से अगला पद। 7 से 10 3 जोड़ दिया, 10 से 14 4 जोड़ दिया, 14 से 19 5 जोड़ दिया, 19 से 25 6 जोड़ दिया, तो 4 5 6, तो 6 के बाद आप कितना जोड़ोगे? 7। तो 25 7 कितना होता है? 32। और यदि आपने 32 को चुना है, यदि आपने 32 को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है सादृश्यता से रिलेटेड प्रश्न है। थर्मामीटर का संबंध तापमान से है, तो बैरोमीटर का संबंध किससे होगा? बताइएगा कि जो है थर्मामीटर का संबंध तापमान से है तो बैरोमीटर का संबंध किससे होगा? फटाफट से आपको बताना है। तो थर्मामीटर से किसको नापते हैं? तापमान को। तो बैरोमीटर से किसको नापते हैं? तो बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? आर्द्रता को। ऑप्शन नंबर ए। 1 मिनट। बैरोमीटर से आर्द्रता को थोड़ी ना नापा जाएगा यार, बैरोमीटर दिया है ना। बैरोमीटर से किसको नापते हैं? वायुमंडलीय दाब को ना नापते हैं, वायुमंडलीय दाब। जैसे थर्मामीटर से तापमान को, तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है कोडिंग डिकोडिंग के, कि यदि टी को जो है ये लिखा जाता है तो कॉफी को जो है क्या लिखा जाएगा? सिंपल सा प्रश्न है, सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी प्रश्न है और बिल्कुल इसी लेवल के प्रश्न आपको रीजनिंग को देखने को मिलेगा। एक आध दो प्रश्न होंगे जो आपको बैठक व्यवस्था जैसे हो गया, ये एक आध दो को चैप्टर है जहाँ पे आपको परेशानी करने को दिखेगा, ठीक है, एग्जामिनर, और करता भी है। जैसे टी का कोड होता है 20, ई का कोड होता है 5 और ए का कोड होता है 1। उसी प्रकार सी का कोड होता है 3, ओ का कोड होता है 15। 3 15 से ही रिलेटेड ये होगा। एफ होता है 6 पे, तो यहाँ पे लिख दिया 5 5, बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही है, यहाँ पे आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे
कि जो है एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर जो है दाहिने मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है, ये आप लोगों को बताना है। बहुत बहुत सिंपल प्रश्न है। मैंने आपको दिशा बताया हुआ है, अगर आपको याद है तो आप कर सकते हो। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है आपका पश्चिम। आप कर लो। पहले किधर जाना है, उत्तर, यानी कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ से ऊपर चलेंगे उत्तर कितना, 5 किलोमीटर। फिर जो है दाहिने मुड़ेंगे, दायां साइड मुड़ेंगे और कितना चलेंगे, 12 किलोमीटर। कह रहा है फिर जो है जो है आप बताओ कि शुरुआती बिंदु से आप कितने दूरी पे है। तो हमने तो यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पे चले गए हैं। तो देखो ये समकोण बना हुआ है, हमेशा ये पाइथागोरस प्रमेय को ये हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि कर्ण। आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति, तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर 12 का स्क्वायर कर दो 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। इसको जोड़ोगे तो 169 हो जाएगा। 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि 4 9 2, फिर यहाँ पे 3 5 7, तो बीच वाला हिस्सा जो है हम लोग को बताना है। बीच वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग को बताना है कि क्या होने वाला है यहाँ पे। नहीं, ये देखिएगा यहाँ पे भाई साहब, ये सवाल मिसिंग किया है काजी। किस तरीके से है जी, यहाँ पे ये नहीं देना चाहिए था ना। यही है, यहाँ पे है, यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, ये एक तो है, एक तो यहाँ पे दिया गया है। नीचे वाला में हमें बताना है कि क्या होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो क्या लिखा है, 4 9 2, 4 9 2, 4 9 2, 4 9 2 का अगर योग करते हैं, 4 9 और 2, तो ये कितना होता है, 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे वाला में आएंगे 3 5 7, इसका योग 3 5 8, 8 7 15, ये भी 15 हो रहा है। यानी कि यहाँ पे जितना लिखा गया है इसका भी योग करोगे तो आपको कितना मिलना चाहिए, 15। तो देखो यहाँ पे तो 8 और 1 9 हो गया, तो 9 और कितना जोड़ोगे, 6। 9 6 15, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है जी, आशा करता हूँ कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आपको एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न 100% आपको दिया जाएगा 5 तारीख के शाम को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।